नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। आज तारीख 25 मई है और 20, 21, 22 मई को 3 लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं और अदालत ने अभी तक किसी तरह का कोई स्थगन आदेश या यूं कहें कि स्टे इस बिल पर नहीं दिया है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मैं आपको इन 3 दिनों की सुनवाई के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल में केंद्र सरकार वक्फ बिल को दोनों सदनों में पास करती है और राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन जाता है। इसके बाद इस बिल का विरोध होना शुरू हो जाता है। विपक्ष इसको लेकर, या कहें कि कई पिटिशनर्स इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तुरंत राजी हो जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा लाया गया बिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत बिना किसी देरी के तुरंत सुनवाई के लिए तैयार भी हो जाता है। आपको बता दूं कि 1995 और 2013 में भी इस तरह के वक्फ बिल के खिलाफ हजारों जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। खैर, ये मुद्दा अलग है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मित्रों, अब तारीख आती है 16 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब और पिटिशनर की ओर से, या कहूं कि जो पीआईएल दाखिल की गई हैं उनकी ओर से, उनका पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। इस आर्ग्यूमेंट में सिब्बल साहब वक्फ बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, arguing on behalf of petitioner, senior advocate Kapil Sibbal said that the Waqf Act is against the Article 26 of the Constitution of India। दोस्तों, आपको बता दूं आर्टिकल 26 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, धर्म के मामलों के प्रति स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कपिल सिब्बल साहब ने बोल्डली कह दिया कि ये तो आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है साहब, ये तो बिल संविधान सम्मत है ही नहीं, अतः इस पर स्टे का ऑर्डर दे दिया जाए बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि पता चला है कि ऑनरेबल जस्टिस साहब ने स्टे ऑर्डर देने का मन बना लिया था। वह स्थगन आदेश देने ही वाले थे, या कहूं कि लिखवा ही लिया था, कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट को टोकते हुए बोला कि आप सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर स्टे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आप ये भी सोच लीजिए। यह कानून चुनी हुई सरकार ने सर्वसम्मति से संसद में पास किया है। सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। मेहता साहब की बात सुनकर माननीय जस्टिस को लगा, यार बॉस, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए, इस शर्त पर कि सरकार अगली सुनवाई तक, दोस्तों नोट कीजिए, सिर्फ अगली सुनवाई तक इन 2 बिंदुओं पर कोई एक्शन नहीं लेगी। कौन से 2 बिंदु? पहला, वक्फ प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई करने के मुद्दे पर, और दूसरा, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति या किसी भी तरह के बदलाव पर। इन दोनों मुद्दों पर सरकार ने कोर्ट में एक ओरल प्रॉमिस किया कि हाँ, हम इन दोनों पर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने नहीं जा रहे हैं। इसके बाद अगली तारीख लगती है 5 मई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करती है, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा साहब कहते हैं कि सरकार ने डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट किया है और कोर्ट द्वारा पूछे गए सभी सवालों का विस्तार से उत्तर दिया है, अतः इस मामले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। वी नीड टू रीथिंक अबाउट दिस। और 15 मई को इस सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बीच 14 मई को नए सीजीआई ऑनरेबल गवई साहब चार्ज लेने वाले होते हैं। टेक्निकली ये मामला गवई साहब की अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शायद माननीय सिन्हा साहब को लगा होगा कि इस मामले में लंबी सुनवाई की आवश्यकता है। ये मामला 1-2 सुनवाई में पूरा होने नहीं वाला है, इसलिए उन्होंने इसे नए चीफ जस्टिस साहब के लिए एलोकेट कर दिया। दोस्तों, एक बात नोट कीजिए आप यहाँ पर, जरा सोचिए, कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बिना सुने स्टे ऑर्डर देने के लिए तैयार था, और अगली सुनवाई पर स्टे की कोई बात भी नहीं होती है और मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस पर नोट करने वाली बात यह है कि पिछली तारीख को 2 प्रमुख बिंदुओं पर जो मौखिक स्टे दिया था, मौखिक मतलब ओरल स्टे दिया था कि सरकार इन 2 मसलों पर कोई भी एक्शन ना ले, 5 मई तक ही था, मतलब अगली सुनवाई तक था। 5 मई को उस पर भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं आती है। इसका मतलब 5 मई से टेक्निकली जो बिल है उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लगाया जाता। मैं आपके ऊपर सोचता हूँ, ये बदलाव क्यों आया? क्या देश की बदली हुई परिस्थितियों के कारण ये बदलाव आया? ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, 15 तारीख को जस्टिस गवई साहब इस सुनवाई के लिए 20 मई का दिन निर्धारित कर देते। इसके बाद 20, 21, 22 मई को लगातार इस मामले पर सुनवाई चलती है, जिसके
कि प्रमुख बिंदुओं को मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना होगा ताकि आप समझ पाएं कि क्या ऑब्जेक्शन किए गए और सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया और कोर्ट ने इन सब मसलों पर क्या टिप्पणी की। दोस्तों, अब तारीख आती है 20 मई। दोनों पक्ष पूरे लाव लश्कर के साथ, वकीलों की फौज के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता urges the court to restrict the court proceedings to the three limited points which is outlined in the plaintiff's affidavit। मेहता साहब कोर्ट से कहते हैं या गुजारिश करते हैं कि कोर्ट सुनवाई को 3 बिंदुओं तक ही सीमित रखे। कौन से 3 बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो पॉइंट है वो है पावर टू डी नोटिफाई द वक्फ प्रॉपर्टी, कि सरकार चाहे तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर सकती है। दूसरा है काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या। और तीसरा है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई कंप्लेन आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी के बाद उसका स्टेटस खत्म कर सकता है। ये तीन मुख्य बिंदु थे जिन पर कि गवर्नमेंट ने एफिडेविट भी दिया था और मेहता साहब ने रिक्वेस्ट की कि आगे की सुनवाई को इन 3 बिंदुओं पर ही केंद्रित रखा जाए, जिस पर कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि एक्ट कैन नॉट बी हर्ड इन पीस मील मैनर, मतलब कि इसको पूरा सुना जाए। हम इसे पीस मील मैनर्स में, बिट्स एंड पीसेस में सुनने को के लिए अग्री नहीं है, जिस पर सीजीआई गवाही मान जाते हैं और कहते हैं कि चलिए भाई पूरा सुनते हैं, कोई बात नहीं। तो सिब्बल साहब का आर्ग्यूमेंट 20 मई का जो पूरा सुनवाई है उसमें मैं आपको बता दूं, सिब्बल साहब ने जो प्रश्न किए हैं, कोर्ट ने जो प्रश्न किए हैं, वो पूरा आर्ग्यूमेंट शामिल है। 21 मई को मुख्यतः वह आर्ग्यूमेंट है जिसमें कि सरकार या तुषार मेहता साहब ने अपने जवाब दाखिल किए हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसका व्याख्यान कर देता हूं। सिब्बल साहब कहते हैं कि जो नया बिल है वो दशकों से बने वक्फ फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है, ये तो बस चैरिटी के लिए है। एक और शब्द आया, क्रीपिंग एक्यूजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि समझाइए कैसे हड़पना चाहती है, कैसे सरकार वक्फ प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करना चाहती है, जिस पर कि सिब्बल साहब के जवाबों से कोर्ट संतुष्ट होता हुआ नहीं दिखा। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बिल संसद द्वारा पास किया गया है जो कि संविधान का ही फ्रेमवर्क है। अगर आप स्टे चाहते हैं तो कोई ठोस आर्ग्यूमेंट लेकर आइए जो साबित कर सके ये बिल संविधान सम्मत नहीं है या ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इसके बाद कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में सवाल किया कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब से अनिवार्य था, कब से मैंडेटरी था, जिस पर सिब्बल साहब ने जवाब दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 1923 से मैंडेटरी है। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि तो ये रजिस्ट्रेशन अब तक क्यों नहीं हुए, क्यों ये 2013 में ही आकर 116% का उछाल देखने को मिला। सारी वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी लगभग 2013 में ही रजिस्टर होती हैं। यदि अनिवार्य था तो क्यों नहीं किया गया, और जो नहीं किया गया तो उसका क्या होगा, अगर नहीं किया गया तो उसके क्या रिपरकशन देखने को मिलेंगे। इसके बाद सिब्बल साहब आर्गुमेंट करते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को लेकर कि दिस एक्ट वायलेट्स द राइट टू मैनेज द रिलीजियस प्रॉपर्टी दैट स्ट्रक्चर वंस डिक्लेयर अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और एरिया वुड लूज इट्स वक्फ स्टेचर। वो कहते हैं कि यदि कोई भी साइट या स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मतलब एएसआई के अधीन आ जाती है तो वो अपने वक्फ की आइडेंटिटी खो देगी और वहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई साइट एएसआई के अधीन आती है तो वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस प्रभावित होंगी। हमने कई मंदिरों जैसे कि खजुराहो को देखा है जहाँ जो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है वहाँ पर आज भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। जामा मस्जिद भी एक एएसआई मॉन्यूमेंट है वहाँ पर आज भी नमाज पढ़ी जाती है। इसके बाद सिब्बल साहब शेड्यूल ट्राइब को इस एक्ट से बाहर रखने के पर सवाल उठाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं कि या यूँ कहूँ कि कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है कि इस बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम होंगे, इनका इरादा बोर्ड को कैप्चर करने का। वो इसे क्रीपिंग एक्विजिशन कहते हैं, मतलब कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। इस तरह का आर्गुमेंट कुछ इस तरह का आर्गुमेंट किया जाता है। वो कोर्ट को बताते हैं कि आउट ऑफ 11 7 विल बी द नॉन मुस्लिम। वो कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें 11 में से 7 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, जिसके बाद ये इसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की संख्या बढ़ जाएगी। सिब्बल साहब आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भूमिका पर कोर्ट में कहते हैं कि यदि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन करता है तो वह अपना वक्फ स्टेचर खो देगी और डेजिग्नेटरी ऑफिसर विल एक्ट ए जज, मतलब कि कलेक्टर ही उसमें जज हो जाएगा जो कि पूरा फैसला सुना देगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। वो आगे कहते हैं कि यदि कोई प्रॉपर्टी 100 साल पहले वक्फ बाय यूजर के आधार पर वक्फ की गई है तो हम उसके पेपर्स कहाँ से लाएं।
आगे कपिल सिब्बल वक्फ बोर्ड को हिंदू एंडोनमेंट से कंपेयर करते हैं कि वहां पर कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होता है, तो वक्फ बोर्ड में इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके बाद सिंघवी साहब सरकार के वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में 116% की बात बढ़त का जवाब देते हुए कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को अपलोड करने के लिए जो पोर्टल है वो 2013 में ही स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले जो पिटिशनर्स हैं वो इस रिकॉर्ड्स को कैसे अपलोड करेंगे। 20 मई की जो सुनवाई थी समाप्त होती है और कोर्ट अगली सुनवाई के लिए 21 मई के लिए तारीख निर्धारित कर देता है। 21 मई को तुषार मेहता साहब सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि पहले हमेशा से ही ये था कि केवल मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, परंतु 2013 में इलेक्शन से पहले इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि कोई भी वक्फ कर सकता है, वो भले ही मुस्लिम हो या ना हो। इसके बाद ऑनरेबल सीजीआई साहब सरकार से जो डेजिग्नेटरी ऑफिसर की पावर है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि सिब्बल साहब ने कोर्ट को बताया कि भैया पूरी पावर तो कलेक्टर के पास ही है। इस पर तुषार मेहता साहब ने साफ किया कि ये फैक्ट एकदम मिसलीडिंग है, मतलब कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इसे क्लैरिफाई किया कि यदि किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट डेजिग्नेटरी ऑफिसर या कलेक्टर के पास आती है तो वह सिर्फ जांच करेगा, और यदि जांच में वह पता लगता है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो वह सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर दे। टाइटल सूट के लिए अभी भी दोनों पक्षों को, या कब्जे के लिए दोनों पक्षों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस पर कलेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कब्जा या पोजीशन दिला सके। इस बात पर ऑनरेबल जस्टिस साहब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि परंतु पिटिशनर्स द्वारा पिक्चर तो ऐसी बनाई गई है कि सेक्शन 3C में जो इंक्वायरी होगी वो फाइनल होगी और वक्फ अपना पोजीशन खो देगा और इसके बाद किसी जुडिशियल एक्सेस का ऑप्शन नहीं बचेगा। इस पर मेहता साहब कहते हैं कि ये पिटिशनर की सेलेक्टिव रीडिंग का नतीजा है, मतलब वो कहते हैं कि पिटिशनर्स केवल सेलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, जो उन्हें ठीक लग रहा है वो उतना ही समझ रहे हैं। देयर विल बी नो एविक्शन फ्रॉम द वक्फ प्रॉपर्टी अंटिल एंटायर जुडिशियल प्रोसेस रिव्यू इट्स कंप्लीट। दोस्तों, इसके बाद तुषार मेहता साहब कोर्ट को बताते हैं कि एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हम पेपर्स कहाँ से लाएंगे। वो कहते हैं कि सरकार वक्फ डीड की मांग नहीं कर रही है, जैसा कि प्रोपेगेंडा है कि वक्फ डीड कहाँ से लाएंगे। उन्होंने साफ किया कि सरकार वक्फ डीड की मांग नहीं कर रही है। सरकार का बस इतना कहना है कि कोई तो पेपर्स या कोई तो डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पर 2013 में रजिस्ट्रेशन किया गया है। वो आगे कहते हैं कि भारत सरकार पूरे देश की भूमि की कस्टोडियन है। क्या सरकार को यह हक नहीं है कि वो पता कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी कब, कहाँ, कैसे, किसे स्थानांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी नहीं है, वो किसी और की है, आप बस उसे बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहता साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिर्फ लॉफुल ऑनर ही वक्फ क्रिएट करें जो सच में उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है। मित्रों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। द बार ऑन लीगल रिकॉर्ड्स अनलेस वक्फ वर रजिस्टर्ड was included in the Waqf Act 1995 but taken away in 2013 ahead of the election। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि समझना होगा कि जब तक कोई प्रॉपर्टी एज ए वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती तब तक उसके संबंध में अदालत में किसी तरह का दावा नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान 1995 के वक्फ एक्ट में मौजूद था, लेकिन 2013 में चुनाव से एन पहले इसे हटा दिया जाता है। 1995 का जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ एक्ट है, उसकी धारा 87 कहती है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति को लेकर अदालत में दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह वक्फ प्रॉपर्टी में पंजीकृत या रजिस्टर्ड ना हो। यानी अगर आपकी संपत्ति बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस नियम को 2013 में इलेक्शन के पहले हटा दिया गया। इसके बाद तुषार मेहता साहब कहते हैं कि वक्फ इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यह प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये एक चैरिटी है। चैरिटी धर्म और आस्था का इंटीग्रल पार्ट कैसे हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर का क्लॉज 1954 में जो जोड़ा गया था वो लेजिस्लेचर ने ही जोड़ा था और लेजिस्लेचर पॉलिसी के अंतर्गत इसे वापस लिया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि वक्फ का नेचर सेकुलर है, इसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद मेहता साहब महत्वपूर्ण आर्गुमेंट का जवाब देते हुए कहते हैं कि 11 में से 2 नॉन मुस्लिम कैसे वक्फ बोर्ड के कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। मतलब वो कहते हैं कि जो सिब्बल साहब का आर्गुमेंट है कि यहाँ मेजोरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम हो जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर, वक्फ का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, तो वो क्लैरिफाई करते हैं कि 11 में से हमने केवल 2 ही नॉन मुस्लिम का प्रोविजन रखा है, यहाँ अभी भी मेजोरिटी मुस्लिम सदस्य ही रहेंगे। इस पर अदालत चौंक जाती है क्योंकि सिब्बल साहब द्वारा बोला गया था कि 11 में से 7 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। पूरा आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है जब
मेहता साहब अदालत को बताते हैं कि नॉन मुस्लिम केवल 2 हो सकते हैं। यदि यहाँ कोर्ट को कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद मेहता साहब हिंदू एनवायरनमेंट बिल या मंदिर बोर्ड की तुलना के सवाल पर जवाब देते हुए कहते हैं कि मंदिर बोर्ड वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखता है, मतलब वो सब कुछ देखता है जिसमें पूजा, आस्था, अर्चना सब कुछ शामिल है। इसका कमर्शियल यूज से कोई लेना देना नहीं है। परंतु वक्फ एक अम्ब्रेला है, इसका इसका नेचर सेकुलर है और ये कमर्शियल यहाँ पर प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज जैसे स्कूल, शॉप्स और मार्केट के लिए भी किया जाता है। यानी वो क्लैरिफाई करते हैं वक्फ और मंदिर बोर्ड या अन्य धर्मों के जो बोर्ड हैं उनसे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके बाद मेहता साहब जवाब देते हैं कि हमने ट्राइबल कम्युनिटी को इससे अलग रखा है। इसका उद्देश्य यह है कि उनके हितों की रक्षा करना है, क्योंकि वक्फ परमानेंट और रिवर्सिबल है। मान लीजिए किसी बहकावे में आके या किसी किसी अन्य कारण से कोई आवेश में आके कि अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है और वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कुछ समय बाद उसको रियलाइज होता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो वक्फ परमानेंट और इरिवर्सिबल है। वापस से वो प्रॉपर्टी उस शेड्यूल ट्राइब या किसी व्यक्ति को वापस नहीं मिलेगी। इसलिए द लैंड बिलोंग्स टू द शेड्यूल ट्राइब कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू वक्फ। ये उन्होंने तुषार मेहता साहब ने आर्गुमेंट दिया कि उन्होंने सरकार ने क्यों जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी है उसको इससे अलग रखा है। जस्टिस मसीह जो हैं इस आर्गुमेंट को खारिज कर देते हैं, यह कहते हुए कि इस्लाम इज इस्लाम। मतलब वो कहते हैं कि इसमें भले ही अंदर वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल जो भी अन्य जातियां हैं वो भले ही अलग अलग हों, पर इस्लाम इज इस्लाम, तो वो इसको खारिज कर देते हैं। मेहता साहब आगे कहते हैं कि यदि कोई नॉन मुस्लिम वक्फ करना ही चाहता है या किसी को मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि हमको अपनी प्रॉपर्टी दान में ही देना है, तो वो चैरिटी के माध्यम से कर सकता है। आप दान दे सकते हैं, आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को दान दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 21 मई की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है 22 मई के लिए। दोस्तों 22 मई को जो हियरिंग होती है उसमें दो प्रमुख पॉइंट में जो यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा, मैं पूरा नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, केवल दो प्रमुख पॉइंट जो मुझे लगते हैं आपको बता देता हूँ। कि सिब्बल साहब कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई, मतलब वो कहते हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई 1923 से, उसमें हमारे पिटिशनर्स मतलब हमारे लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। ये सरकार का काम था कि वो जाए और लोगों की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि भाई हम नहीं गए रेवेन्यू ऑफिस या हम नहीं गए अपने कागज लेकर कि हमारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दिया जाए। ये सरकार का काम था, ये सरकार का फेलियर है, तो इसमें हम क्यों सफ़र करें। मित्रों एक लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट जो सब्बल साहब ने उठाया वो सेक्शन 3C को लेकर है कि जब कोई डेजिग्नेटरी ऑफिसर के पास किसी तरह की इंक्वायरी आती है और वह इंक्वायरी स्टार्ट करता है, द वक्फ प्रॉपर्टी वॉज सस्पेंडेड द मोमेंट डेजिग्नेटरी ऑफिसर स्टार्ट्स द इंक्वायरी। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी अपना स्टेटस खो देगी द मोमेंट वो इंक्वायरी स्टार्ट होती है। दोस्तों ये समझने वाली बात है कि ये कुछ कुछ पुरानी व्यवस्था का उल्टा स्वरूप है। पहले जो 2013 की जो व्यवस्था है उसका ही ये उल्टा स्वरूप है। तो ऑन ए न्यूट्रल ग्राउंड मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई चेंज सुप्रीम कोर्ट द्वारा या कॉस्मिक चेंज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है, जिस पर सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों 22 मई की सुनवाई के बाद सरकार ने इस पर कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द सोशल डेस्क के साथ। फॉर मोर इनसाइट्स इनटू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिसिस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।